हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी बीएल त्रिवेदी और मैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई का ये हमारा चैनल है और आप लोगों को पता है कि शाम को रोजाना 7 बजे मेरी यहाँ पे क्लास होती है। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मेरे साथ साथ यहाँ भारत की टॉप मोस्ट एजुकेटेड फैकल्टी पढ़ाती है और आपको यहाँ पे एक बार मेरा कोड त्रिवेदी1 यूज करने के बाद अनअकैडमी में जब सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो किसी भी टीचर से आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ तक कि अपने मेंस की आंसर राइटिंग भी करवा सकते हैं। आपको ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप मेरे साथ साथ बाकी सारे टीचर से अपने जीएस, ऑप्शनल इत्यादि के पेपर पढ़ सकते हैं प्री और मेंस के लिए। मेरे बारे में जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। माई सेल्फ बीएल त्रिवेदी, बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, face IAS interview and written 2 times RS Men's examination. MA in history from Rajasthan University, teaching since 2015 in various coachings pan India, or right now working on a book which is on Indian economy. आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद 15,500 से ज्यादा कोर्स आपको अनअकैडमी में मिलते हैं और उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री और करंट अफेयर के कोर्सेज शामिल है। आप लोग अगर प्लस कोर्स लेना चाहें तो मैं आपसे कहूंगा या तो 12 मंथ का या 24 मंथ का या 36 मंथ का लीजिए त्रिवेदी1 कोड यूज करते हुए। इससे आपको 10% का तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन साथ में मेरी पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी। अगर 12 मंथ का लेते हैं तो 49,500 रुपीज है, 24 मंथ का लेते हैं तो 72,000 रुपीज हैं और 36 मंथ का लेते हैं तो यानी 3 साल का लेते हैं तो 90,000 रुपए है। एक प्लस कोर्स है और एक आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स के लिए थोड़ी सी फी ज्यादा है, 44,000 आइकॉनिक कोर्स के लिए थोड़ी सी फी ज्यादा है। आप यहां देख सकते हैं कि आइकॉनिक कोर्स की फी 69,500 है। 24 मंथ के लिए 1,07,000 के आसपास है और 36 मंथ यानी 3 ईयर के लिए 1,41,000 रुपीज के आसपास है। और त्रिवेदी1 मेरा कोड यूज करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। यानी जो आपका कोर्स 69,500 रुपीज का है, मेरा कोड यूज करने के बाद 62,500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। ये मेरा कोड है त्रिवेदी1, इसे ना भूलें। और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल मैं देखता हूं तो यहाँ पे आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर पढ़ना चाहें तो 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ का ऑप्शनल भी ले सकते हैं। अगर आप 12 महीने के लिए 12 मंथ के लिए ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 27,500 रुपए है, लेकिन मेरा कोड यूज करने के बाद 24,750 देने पड़ेंगे, जो है त्रिवेदी1। 2 साल का अगर आप लेते हैं तो उसका फी है आपका 40,000 रुपए ऑप्शनल पेपर के लिए, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो 36,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 4,000 रुपए का प्रॉफिट है त्रिवेदी1 कोड यूज करने के बाद। आप यूपीएससी के अलावा किसी भी जगह पर अनअकैडमी में मेरा कोड त्रिवेदी1 यूज कर सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेज अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर होती हैं। आप यहां जाके स्पेशल क्लास देख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर इत्यादि की। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे बीएल त्रिवेदी कोर्स के नाम से अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसका लिंक दे रखा होगा, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहां देख सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी बीएल त्रिवेदी सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम पर जाकर। मेरी क्लास का ऑलमोस्ट शेड्यूल जो रहता है वो ये है, 10 बजे मॉर्निंग में, 7 बजे इवनिंग में और रात को 10 बजे। 10 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर ऐप पर होता है, 7 बजे हिस्ट्री यूट्यूब पर होता है और 10 बजे इंडियन इकोनॉमी ये वापस ऐप पर होता है रात को। तो प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज के लिए डिस्कशन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो है जनरल स्टडीज का पेपर 1। यानी पेपर 1 में क्या क्या
पैटर्न है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से ज्यादा प्रश्न आते हैं, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी है और ट्रेंड एनालाइज क्या है। तो पेपर 1 में आपको पता ही होगा कि आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है और उसके अलावा ज्योग्राफी और सोसाइटी है। तो फर्स्ट पेपर 250 नंबर का होता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। 250 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है यूपीएससी मेंस में। और फर्स्ट पेपर के अलावा 3 पेपर और जीएस के लिए होते हैं, वो भी 250 मार्क के होते हैं और कुल मिला के जीएस मेंस में 1000 नंबर का आता है। और 1000 नंबर के जीएस में से 250 नंबर का जो जीएस का फर्स्ट पेपर है मेंस का, उसके लिए आज हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1। अब सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो भारत एवं विश्व का इतिहास यानी ये यहाँ हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे गए 2016 में, कितने क्वेश्चन पूछे गए 2015 में और कितने क्वेश्चन पूछे गए 14 और 13 में, खास करके जीएस मेंस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें, इसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। यानी आज आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जो हिस्ट्री का सेक्शन है जीएस के फर्स्ट पेपर में, उसमें 2013 में कितने नंबर आए थे, 2014 में कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, 15 और 16 में कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आधुनिक भारतीय विरासत और संस्कृति की बात करें, प्राचीन भारतीय विरासत और संस्कृति की बात करें, तो 2016 में यहां से 2 प्रश्न आए थे 25 नंबर के। 2015 में भी 2 प्रश्न आए थे 25 नंबर के। 2014 में 4 प्रश्न आए 40 नंबर के और 2013 में 3 प्रश्न आए 20 नंबर के। यानी आप देख सकते हैं कि हमेशा कोई न कोई प्रश्न आर्ट एंड कल्चर और भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पूछे गए हैं। 2013 में 20 नंबर के 3 प्रश्न आए, 14 में 40 नंबर के 4 प्रश्न आए, 15 में 25 नंबर के 2 प्रश्न आए और 2016 में 25 नंबर के वापस 2 प्रश्न आए। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 25 नंबर के प्रश्न ऑलमोस्ट हमेशा आते रहे हैं भारतीय विरासत एवं संस्कृति पेपर 1 में। अगर बात करें इसके अलावा हिस्ट्री में, स्वतंत्रता से पूर्व का जो भारत का इतिहास है, यानी आप कह सकते हैं मुगलों का जो पतन है, कांग्रेस की जो स्थापना है और 1857 की जो क्रांति है, उस टाइप की बात है स्वतंत्रता से पूर्व। या फिर विभिन्न एक्ट जो बने अंग्रेजों के समय में, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो प्रयास किए गए, इन सब की अगर हम बात करें तो यहां से 2013 में 40 नंबर के 4 प्रश्न पूछे गए, 2014 में 30 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए और 2015 में 25 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए और 2016 में 37.5 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए। यानी ऑन एन एवरेज देखें तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी आप कह सकते हैं लगभग थोड़े से ज्यादा प्रश्न आते हैं पेपर 1 में, जीएस का जो पेपर 1 है उसमें। यानी भारतीय विरासत एवं संस्कृति में लगभग पेपर 1 में 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर पेपर 1 में जो हिस्ट्री वाला सेक्शन में, उसमें लगभग 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्लाइटली थोड़े ज्यादा है। चेंजेस होते रहते हैं, वेरिएबल होता रहता है, कभी 25 नंबर, कभी 40 नंबर, कभी 30 नंबर, इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो पेपर 1 जो जीएस सेक्शन का है उसमें अभी तक हम समझ चुके हैं कि आर्ट एंड कल्चर में से लगभग 25 नंबर के प्रश्न आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में से लगभग 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर बात करें आजादी के बाद का भारत, और आजादी के बाद का भारत मतलब आप रामचंद्र गुहा पढ़ सकते हैं, विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए विपिन चंद्रा के साथ स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हैं, उसी तरह से। तो आजादी के बाद का जो भारत है उसमें से लगभग हर साल एक प्रश्न रहता है, ये ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों का। अब आजादी के बाद भारत ने कैसे विकास किया, आजादी के बाद कैसे कानून बने, आजादी के बाद महिलाओं की हालत में क्या सुधार हुआ, एससी एसटी की हालत में क्या सुधार हुआ, कौन सी संवैधानिक संस्थाएं बनी, कौन सी नीतियां लागू की गई, भूमि सुधार आंदोलन क्या था, उसके क्या प्रभाव समाज पर पड़े, आर्थिक मंदी जो 1991 में आने जैसी हालत हो गई थी और हमें आईएमएफ के पास सोना गिरवी रख के 21 दिन के लिए जो हमारे पास डॉलर बचा था उसे मैनेज करना पड़ा था, व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया था और इसीलिए मनमोहन सिंह जी के काल में हम लोग वित्त मंत्री रहते हुए उनके एक एलपीजी पॉलिसी लेके आए जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब आप देखेंगे तो आजादी के बाद का भारत, इसके लिए आप विपिन चंद्रा, रामचंद्र गुहा पढ़ सकते हैं।
तो 2013 में 40 नंबर के प्रश्न आए 4, 2014 में फिर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, 2015 में फिर 12.5 अंक का एक प्रश्न और 2016 में भी फिर 12.5 अंक का एक प्रश्न पूछा गया। यानी आप कह सकते हैं लगभग एक प्रश्न 12.5 अंक का यहां से हमेशा पूछा गया है आजादी के बाद का भारत। अगर विश्व इतिहास की बात करें तो इसका पोर्शन कम होता रहा है और ये आज लगभग एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। 2013 में जब पहली बार मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था तो 40 नंबर के 4 प्रश्न पूछे गए थे। अगर बात करें 2014 की तो 30 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए थे। 2015 की बात करें तो 25 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए थे और 16 की बात करें तो 12.5 नंबर के एक प्रश्न पूछा गया था। यानी 20 नंबर लगभग वर्ल्ड हिस्ट्री से हमेशा पूछे गए। तो मैं अगर इनको कैटेगराइज करूं तो आप कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में से लगभग 20 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में, आईएएस मेंस में। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करूं तो 30 नंबर के प्रश्न लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास स्वतंत्रता के बाद की, आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करूं 1950 से लेकर 2020 तक का पोर्शन आप शामिल कर सकते हैं। हालांकि 2000 तक का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2000 के बाद वाला तो आप करंट अफेयर वगैरह में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। तो यहां से आपका जो मार्क बनता है वो लगभग 13 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, लगभग 12.5-13 नंबर के हर साल। और विश्व इतिहास की बात करूं तो यहां से भी लगभग 13 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और कभी कभी ज्यादा कर दिया तो 20 नंबर के प्रश्न। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे कि सर ये बताइए कौन से साल में हिस्ट्री और उससे रिलेटेड टॉपिक में से जीएस पेपर 1 में कितने प्रश्न पूछे गए। तो आप ध्यान से देखिए 2013 में मेंस में ऑप्शनल पेपर पहले 2 होते थे, उसमें से एक को हटाकर एक ऑप्शन रखा गया और उसकी जगह पर जीएस का वेटेज बढ़ाया गया। तो 2013 में आप देख सकते हैं 140 नंबर का हिस्ट्री पूछा गया जीएस फर्स्ट पेपर में मेंस में। उसके बाद 2014 में 100 नंबर का यानी 40 नंबर कम कर दिए और सिर्फ 100 नंबर का पूछा गया हिस्ट्री पेपर 1 में। और उसके बाद 2015 और 2016 में 88 मार्क का लगभग हिस्ट्री पूछा गया। यानी आप कह सकते हैं कि 90 से लेकर 110 नंबर के बीच में जीएस फर्स्ट पेपर मेंस में इतिहास और उससे संबंधित चीजें पूछी जाती है। अब इसमें से आप में से कई बच्चा ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि सर इसमें पढ़ना क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है। तो उसकी अभी बात हम आगे चलेंगे और तब करेंगे जब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी के अंदर जो 4 पेपर होते हैं मेंस के अंदर जीएस के, उसमें से पहला पेपर जो है जीएस का वो भारतीय इतिहास को शामिल करता है, भूगोल को शामिल करता है और समाज या सोसाइटी को शामिल करता है जो 250 अंक का होता है। अगर बात करें कि इसका जो दूसरा सेगमेंट है सामाजिक समस्याएं और समाज, उसमें से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं, महिलाओं से संबंधित क्या मुद्दे हैं, गरीबी, शहरीकरण, जनसंख्या, भारतीय समाज, ग्लोबलाइजेशन, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म और सामाजिक सशक्तिकरण, चाहे वो गरीबों का हो, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो SC ST का हो, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। और इसमें बड़ा वेरिएबल रहा है ये। आप देख सकते हैं 2013 में अगर देखा जाए तो समाज और उससे संबंधित मुद्दे 40 नंबर के पूछे गए थे प्रश्न यहां से। लेकिन अगर हम बात करें 2015 में तो ये बढ़ के सीधे 100 नंबर के हो गए और 2016 में 75 अंक के हो गए। यानी आप कह सकते हैं कि 2013 में जहां समाज और उससे संबंधित मुद्दों में से 40 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, फिर 2014 में आधे 100 में से मतलब 50 अंक के प्रश्न पूछे गए और 2015 में फिर 100 अंक के पूरे प्रश्न पूछे गए और प्रश्नों की संख्या 2016 में 75 अंक कर दी गई। वेरिएबल रहा है, यानी 13 में सिर्फ 40 अंक के प्रश्न समाज से पूछे गए थे, वहीं 2016 तक आते आते 75 अंक के पूछे जाने लगे। आप देखेंगे कि लगभग हमेशा 60 नंबर के आसपास का प्रश्न समाज और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में पूछे गए प्रश्न है। अब रेगुलर देखा जाए तो एक साल छोड़कर एक साल हमेशा प्रश्न पूछा गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, हमेशा कहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि शहरीकरण में से बार बार प्रश्न पूछा गया है, महिला और उससे संबंधित मुद्दों में से भी बार बार प्रश्न पूछा गया है,
संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता में से भी बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपको समाज और समाज में चल रही गतिविधियों के बारे में ध्यान रखना है और इसके लिए आप आजादी के बाद के भारत को अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा जो समाज से संबंधित, समाज शास्त्र से संबंधित एनसीईआरटीज हैं उनको अच्छे से पढ़ें। ऐसे लिखने में भी ये चीजें मदद करती है और ऐसे भी 250 नंबर का पूछा जाता है और वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी जुड़ते हैं सारी चीजें। ऐसे नहीं कि इंग्लिश और हिंदी की तरह केवल क्वालिफाइंग है। आप अगर समाज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, संविधान और हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के उसका पूरा उपयोग जब आप ऐसे पेपर में करते हैं तो 250 नंबर में से ज्यादातर मार्क लगभग 130 से लेकर 180 तक आने के चांसेस वहां बनते हैं। तो आपको समाज को भी अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। पेपर 1 में पहला तो हिस्ट्री आता है, दूसरा आपने देखा कि सोशियोलॉजी और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और पेपर 1 जो जीएस मेंस का होता है, आईएएस मेंस में, उसमें आपका ज्योग्राफी आता है। अब आप देखेंगे तो भौतिक भूगोल में से हर साल प्रश्न पूछे गए, कभी 12.5 अंक के, कभी 20, कभी 25, कभी 30 अंक के। तो फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसका मतलब हमेशा वो पूछ रहा है। प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो वन हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मिनरल्स हो, इनके बारे में वो प्रश्न हमेशा लगभग पूछता रहा है। और सबसे ज्यादा 2016 में 62 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे गए, 38 नंबर के प्रश्न 2015 में पूछे गए, और 14 में 20 अंक के प्रश्न, और 13 में भी 20 अंक के प्रश्न, यानी लगभग हर साल 40 अंक के प्रश्न यहां से पूछे गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसको नहीं छोड़ा गया, यहां से प्रश्न हमेशा पूछे गए। भौगोलिक विशेषताएं क्या है भारत और विश्व की, यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं आए हैं, सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया था 10 अंक का 2014 में, अगर हम 4 साल के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें तो। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, यदि जो भौतिक घटनाएं हैं उसमें से एक प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है। और 2013-14 में भारत में जो उद्योग स्थापित हुए, विश्व में जो उद्योग स्थापित हुए, वो कौन कौन से हैं, कहां स्थापित हुए और उनकी स्थापना में किन कारकों का प्रमुख योगदान है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद 2 साल तक नहीं पूछे गए, लेकिन बाद में वापस 2017-18 में पूछे गए। तो आप कह सकते हैं कि जहां से हर साल प्रश्न पूछा जा रहा है उनको सबसे पहले आपको करना है, जैसे भौतिक भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। जीसी लियोंग की बुक आती है, आप ज्योग्राफी के लिए वो पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका अंक का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरिएबल रहा है। 2013 में ज्योग्राफी और उससे संबंधित चीजों में से 70 अंक के प्रश्न पूछे गए, 2014 में 100 अंक के प्रश्न पूछे गए, और 2015 में 62 अंक के प्रश्न पूछे गए, और 2016 में 87.5 अंक के प्रश्न पूछे गए। यानी यूपीएससी के बारे में सही कहा जाता है कि यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कहां से प्रश्न पूछेगा, कितनी मात्रा में पूछेगा, कौन सा प्रश्न पूछेगा, वनडे एग्जाम नहीं है कि आप अंदाजा लगा के सॉर्ट आउट कर लोगे। यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अंदाज लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, इस बार करंट अफेयर में ये घटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे संबंधित स्टैटिक जीके में से और जीएस में से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो थोड़ा गैस करना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब अगर हम बात करें कि एक पेपर मैंने यहाँ पे लिया है आप लोगों को बताने के लिए कि 2016 में जो आईएएस का पेपर हुआ था मेंस का, उसमें जो पहला पेपर है उसमें जो 15-20 प्रश्न आए थे वो किस तरह के थे। तो आपको पहले तो मैं बता देता हूं कि 200 शब्दों में इन प्रश्नों का आंसर देना होता है, और 200 शब्दों में आपको जो पेपर 1 जीएस का है उसमें टोटल 20 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, 20 क्वेश्चंस। कभी कभी ये 22 भी हो सकते हैं, 25 तक भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन लगभग 20 प्रश्न आप मान के चलिए। 12.5 अंक के जो प्रश्न होते हैं उनकी अधिकता होती है। और अगर हम 2016 के पेपर को डिस्कस करें कि यूपीएससी आईएएस मेंस सामान्य अध्ययन 2016 पेपर 1 कैसा आया था, तो यहां से हम बहुत सारी चीजों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। कौन से सेगमेंट में से क्या क्या प्रश्न आए थे ये तो मैंने बता दिए, 2013 से लेकर 16 के बीच में एनालाइज करके 4 सालों का। अब हम देखते हैं कि भाई 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसे 20 प्रश्न जो पूछे गए हैं,
12.5 अंकों के लगभग। वो कैसे प्रश्न पूछे गए? 2016 का पेपर है हमारे सामने। पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक वर्ण्य विषयों कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विशदीकरण कीजिए। विशदीकरण मतलब विस्तार से अच्छे से समझाइए। आप हमेशा ध्यान रखिए, आईएएस के पेपर में आपका उत्तर महत्वपूर्ण नहीं होता है, आपका प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। आप क्या लिख रहे हैं इससे ज्यादा यह महत्वपूर्ण होता है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। अब पूछा गया भारत का और बता रहे हैं पाकिस्तान का तो नहीं चलेगा। पूछा गया मंगल ग्रह का और बता रहे हैं पृथ्वी का तो नहीं चलेगा। एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी इधर उधर की बातों में से जो काम की चीजें वो निकालेगा। आप उसको ऐसे थाली परोस के दीजिए कि उसके सामने सीधी चीजें, जो प्रश्न पूछा गया उसका सीधा आंसर उसको दिखाई दे। और इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि भाई जो बौद्ध स्तूप कला है, उस बौद्ध स्तूप कला के अंदर जो उस समय का समाज था, कथाओं में वर्णित विषय थे और बौद्ध धर्म के जो आदर्श थे उनको उकेरा गया है, उनको बताया गया है। जैसे आपको पता होगा गौतम बुद्ध की पहली के जीवन की जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं में वर्णित है। तो यह आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, जिसमें आपको पहले स्तूपों के बारे में बताना होगा थोड़ा सा, उसके बाद आपको यह बताना होगा कि बौद्ध के जो आदर्श हैं वो स्तूपों के माध्यम से कैसे लोक जीवन से जुड़ जाते हैं और लोक जीवन में स्तूपों की क्या महत्वता है और बौद्ध आदर्श कैसे लोक जीवन को प्रभावित करते हैं। इस तरह की बातें आपको यहाँ पे करनी है और इस तरह से चीजें आपको करनी है। राम शरण शर्मा की बुक इसमें हेल्प कर सकती है। उसके अलावा आप चाहें तो मेरे वीडियो भी देख सकते हैं जो बौद्ध धर्म के ऊपर अनअकैडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर हैं, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। चलिए, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया वो पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ही 12.5 अंकों का, कि विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे अपितु विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे। तेनालीराम का तो नाम आपने सुना ही होगा, इनका एक सीरियल भी आता है टीवी पर आजकल। तो विजयनगर तुलु वंश के राजा थे कृष्णदेव राय, और ये विद्वान थे और विद्वानों की कद्र करते थे। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त के समय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है गुप्त काल में, नव रत्न हुआ करते थे। अकबर के काल में भी नवरत्न हुआ करते थे। और उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि शिवाजी के समय अष्ट प्रधान हुआ करते थे। उसी प्रकार के विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय के दरबार में भी अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, यानी 8 अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान हुआ करते थे और उनसे शासन प्रणाली में वो समय समय पर सलाह मशविरा किया करते थे। तो विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय के बारे में हल्की सी 2 लाइनों में जानकारी देते हुए, उनके विद्वान होने का प्रमाण पेश करते हुए, विद्या और साहित्य के बारे में उन्होंने क्या क्या कार्य अपने शासनकाल में किया, उनके समय में कौन विदेशी यात्री आया, उसने कौन सी किताब लिखी, उसके साथ ही कुछ विदेशी और देसी लोगों के वृत्तांतों के बारे में भी आपको बताना है, जिसमें कृष्णदेव राय को विद्वान बताया गया है। इस तरह से आपको इस प्रश्न को डील करना है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है कि यह स्पष्ट कीजिए, 12.5 अंकों का है, मॉडर्न इंडिया के ऊपर है, ये आधुनिक भारत के ऊपर, फ्रीडम स्ट्रगल आप कह सकते हैं। यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव यानी 1857 की क्रांति किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। 1857 से पहले अंग्रेजों का भारतीय समाज और लोगों के बारे में क्या सोचना था, और 57 की जब मंगल पांडे के द्वारा क्रांति कर दी गई, उसके बाद अंग्रेज कैसे हमारे प्रति सोच में परिवर्तन लाते हैं और कैसे शासन प्रणाली को वो नए सिरे से परिभाषित करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार जो है वो 1857 के विद्रोह से डर गई और उसने सोचा कि अब समाज और खास करके धार्मिक क्षेत्र में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है, सिर्फ शासन चलाना है और अपने राज्य को बचाना है, नहीं तो भारत के लोग समय समय पर विद्रोह करते रहेंगे। और उन्होंने विद्रोह के दमन के लिए ही भारत में रेलों का भी विकास किया। डलहौजी आया और 5% के लाभांश की गारंटी के आधार पर उन्होंने रेलवे का ऐसा जाल बिछाया जिसके आधार पर वो बाद में भारत में कहीं पर भी अंग्रेज अपने सामान को, अपनी गोला बारूद को, अपने सैनिकों को, अपनी खाद्य सामग्री को और अपने माल को बेच सकते थे, कच्चे माल को ला सकते थे। ये सारे काम उन्होंने किए। तो किस प्रकार से नीतियां चेंज हुई, किस प्रकार से विकास कार्य उनके अलग लेवल पर चले गए 1857 की क्रांति के बाद, ये सारी बातें आपको यहां बतानी है। चौथा प्रश्न जो है वो
स्वतंत्रता से पूर्व यानी फ्रीडम स्ट्रगल वाला ही है कि स्वतंत्रता संग्राम में 12.5 अंकों का प्रश्न ये कि स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। अब गांधीवादी चरण के दौरान पूछ रहा है, यानी गांधी जी के साथ किन महिलाओं ने योगदान दिया था स्वतंत्रता आंदोलन में, उनके बारे में बताना है। तो गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई वो महिलाएं जो उनके साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ी हुई थी, इसके बारे में आपको यहां चर्चा करनी है। और खासकर नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो महात्मा गांधी ने अफ्रीका में की थी, उसके बाद जब वो भारत आए और उसके बाद राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर बिहार में आकर चंपारण में 3 कटिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन किया, पहला सत्याग्रह उनका माना जाता है। और उसके बाद कैसे वो भारतीय राजनीति में आगे बढ़े और उनके साथ कौन कौन सी महिलाओं ने उन्हें सम्मान और योगदान दिया, उनके बारे में भी आपको हल्की सी चर्चा यहाँ पे करनी है। महिलाओं के नाम लिख लीजिए, कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई थी, उनकी क्या उपलब्धियां रही, ये सारी बातें आपको यहाँ करनी। 5वां प्रश्न जो है वो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नता पर प्रकाश डालिए। सुभाष चंद्र बोस कटक उड़ीसा में जन्मे थे, महात्मा गांधी पोरबंदर गुजरात में जन्मे थे, यानी कह सकते हैं कि एक वेस्ट इंडिया का और एक ऐसा व्यक्ति जो ईस्ट इंडिया का, एक पश्चिमी भारत से महात्मा गांधी आए और एक पूर्वी भारत से सुभाष चंद्र बोस आए, लेकिन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भाई जो बहरे लोग हैं उनको सुनाने के लिए हंगामा कीजिए, और जो आप नरम दल की पॉलिसी अपना रहे हैं उससे आजादी नहीं मिलेगी, यानी टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलेगा। वहीं पे अगर महात्मा गांधी की बात करें तो ये अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि नरमपंथी बातें करते थे। सुभाष चंद्र बोस की तरह गर्मपंथी विचारधारा के प्रणेता नहीं थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो अंग्रेज हैं वो बहुत ही न्यायपूर्ण जाति है, और अगर उनसे ढंग से हम लोग बात करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से हमें स्वायत्तता प्रदान कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा और आप अंग्रेजों के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। तो सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हम एक आर्मी का गठन करेंगे, और आर्मी का गठन करने के बाद जापान और जर्मनी देशों से सहायता लेंगे और वो हमारी इंग्लैंड के खिलाफ सहायता देंगे, और उसके बाद हम इंग्लैंड को यहां से भगा देंगे। एक शांति से और एक क्रांति से भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। इस तरह की बातें आपको करनी है। दोनों में खास करके क्या क्या भिन्नताएं थी, दृष्टिकोण की भिन्नताएं थी स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर, इसको आपको बताना है। 6वां नंबर का प्रश्न है कि भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से राज्य का गठन किस आधार पर किया गया, कैसे किया गया, कब किया गया, और भाषाई राज्यों के लिए जो फजल अली आयोग वगैरह बने थे वो कब बने थे, कौन से उसमें सदस्य थे, और भाषाई राज्यों का गठन जब किया गया, भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया कि उड़िया जहां बोली जाती है वो उड़ीसा हो गया, हरियाणवी जहां बोली जाती है हरियाणा हो गया, राजस्थानी बोली जाती है राजस्थान हो गया, या मराठी बोली जाती है वो मराठवाड़ा या महाराष्ट्र हो गया। ये जो सिस्टम सेट किया गया, इससे हमारी एकता बढ़ी। कैसे? तो आप सोचिएगा, अगर महाराष्ट्र के अंदर मराठी वाले लोग ज्यादा हैं, मराठी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, और अगर वहां पे पास में जो दूसरा राज्य है मान लीजिए कोई, और उस राज्य की भाषा बोलने वाले लोग भी उसमें इंक्लूड हो जाते, तो इसमें एक नई समस्या हो जाती कि गवर्नमेंट अपने जो भी आदेश निकालती वो आदेश उसे 2 भाषा में निकालने पड़ते। दोनों के बीच में कई बार दिक्कत होती कम्युनिकेशन में, चाहे वो प्रशासन के स्तर पर हो चाहे वो राजनीति के स्तर पर हो। शासन और जनता के बीच में एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। लेकिन एक ही भाषा के बोलने वाले क्षेत्र विशेष के लोगों को अलग एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो इसका मतलब एकता कहीं न कहीं बढ़ेगी, क्योंकि आग और पानी को एक साथ रखने से अच्छा है कि आग और पानी को अलग अलग रखा जाए, और इससे एक आपसी भाईचारा डेवलप होता है। तो इसके बारे में आपको बात करनी है। 7वां, पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्षों का पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के नव सम्राट वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर यह प्रश्न है 12.5 अंक का। यानी यह कह रहा है कि अफ्रीका में अंग्रेज, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे वो भारत आए थे वैसे अफ्रीका भी गए थे, और उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी देशों को अपना गुलाम बनाया था। लेकिन जहां पे वहां पे भारत की तरह जो मिडिल क्लास वर्ग उभरा,
और अफ्रीका के लोग शिक्षित हुए, वेस्टर्न कल्चर को जाना, स्वतंत्रता बंधुत्व की धारणा जो फ्रांस में जन्म ली थी उसके बारे में समझा, तो उसके बाद उन्हें पता चला कि हम भी आजाद हो सकते हैं और स्वतंत्रता के मायने क्या है। 8वां प्रश्न, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ये पूरी दुनिया एक गांव है, ग्लोबल विलेज आप इसे कह सकते हैं। भारत में कोई घटना घटित होती है तो अमेरिका में प्रभाव पड़ता है, अमेरिका में कोई घटना घटित होती है तो फ्रांस पे प्रभाव पड़ता है। और 2008 का सब प्राइम क्राइसिस तो आप सबको पता होगा, जो अमेरिका में आया था मंदी और पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में ले लिया था। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया है। यानी एक आप देखें तो 1991 से पहले पेप्सी भी नहीं मिलती थी भारत में, बर्गर नहीं मिलता था, हॉलीवुड मूवी लोग इतने नहीं देखते थे, जीन्स और टी शर्ट का इतना प्रचलन नहीं था। लेकिन 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई, उससे पहले भी राजीव गांधी इसके लिए प्रयास कर चुके थे और मोबाइल और लैपटॉप और टीवी जैसी चीजें शुरू हो गई थी हिंदुस्तान में। सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है, उसी तरह भारत में बेंगलुरु डेवलप होने लग गया था, खास करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। पुणे, मुंबई, हैदराबाद ये नए उभरते हुए शहर हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन से पहले 1991 से पहले भारत में क्या चीजें हुआ करती थी, और 1991 के बाद जो वैश्वीकरण हुआ और हमने वेस्टर्न कल्चर और यूरोपियन अमेरिकन कल्चर को देखा, तो उससे हमारा खुद का कल्चर कैसे प्रभावित हुआ। धोती छोड़ दी, जीन्स पहनने लग गए, बॉलीवुड मूवी की जगह हॉलीवुड मूवी देखने लग गए, इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं बोली जाती थी, अब इंग्लिश ज्यादा सीखने लग गए, फॉरेन के प्रोडक्ट इतने नहीं मिलते थे, फॉरेन के प्रोडक्ट मिलने लग गए, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले इतना नहीं हुआ करता था, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो संस्कृति, खान पान, रहन सहन, बोली चाली, भाषा, विज्ञान, इस पर क्या प्रभाव पड़ा ग्लोबलाइजेशन के बाद। ये 12.5 अंक का प्रश्न भारतीय समाज और सामाजिक समस्याओं से लिया गया है, इसको आपको करना है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। इस कथन को पुष्ट कीजिए उदाहरण के द्वारा। यानी ये 12.5 अंकों का जो प्रश्न है, भारतीय समाज और सामाजिक समस्याएं, इसमें से इस 12.5 अंकों के प्रश्न को 2 भागों में बांटा गया है। 7 अंक में ये पूछ रहा है कि जो पहला इसने कोटेशन लिखा है गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को खत्म करना, गरीबी मिटाना, पॉवर्टी इरिडिकेशन। तो गरीबों की जो वंचितता है कि गरीबों के पास पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, ये कैसे दिया जा सकता है, ताकि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 21 कहता है कि गरिमामय जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये उनको पूरी तरह से मिल सके और आय की असमानता को कम किया जा सके। आपको उदाहरण देना पड़ेगा कि क्या क्या वंचितताएं हैं गरीब वर्ग की जो उसको नहीं मिल पा रही, वो उस तक कैसे पहुंचेगी, इसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो। गरीब आदमी का बच्चा 100-200 रुपए में सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अमीर आदमी मिडिल क्लास का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। गरीब का बच्चा है वो भोजपुरी राजस्थानी से आगे नहीं बोल पाता, क्योंकि वहाँ न तो मास्टर आते हैं, ना पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे लेवल की, और हिंदी मीडियम में है, ज़्यादातर रीजनल लैंग्वेज में है किताबें। वहीं पे जो अमीर घर का बच्चा है वो कॉन्वेंट में पढ़ता है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, और उसके बाद उसे टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, सूचनाओं तक पहुँच है। तो बचपन से ही आय की असमानता पैदा हो रही है, समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा है जो वर्ग अमीरों को हिकारत की नजर से देखता है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कैसे उन तक पहुंचाया जाए। 10वां प्रश्न, क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ये आपको बताना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो एक्ट बने हुए हैं, कमीशन बने हुए हैं भारतीय संविधान में, उसके बारे में 12.5 अंकों का ये प्रश्न है। ये सब बातें आपको बतानी पड़ेगी। संविधान को ज्यादातर यहाँ लेना है आपको, कुछ जातियों के नाम लिख लेने हैं ताकि उन्हें पता चलेगा। आपको ट्राइब्स के बारे में भी पता है, चाहे वो ओंगे हो, जारवा हो जो भारत में पाई जाती है, चाहे वो बुशमैन हो जो कालाहारी अफ्रीका में पाई जाती है। कुछ जातियों के नाम आपको बीच बीच में कहीं कहीं मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न 2016 में जीएस पेपर 1 में जो पूछा गया था मेंस में, उसकी बात हो रही है। भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए।
ये भी भारतीय समाज और सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ 12.5 अंकों का प्रश्न है। ज्यादातर बच्चा क्या करता है, सिंधु घाटी सभ्यता में चला जाता है। ऐसे प्रश्न को वो बोल रहा है संक्षिप्त में जल्दी बताइए। और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग को अगर आप लेंगे और उसके बाद आज जो भारत सरकार की स्मार्ट नगर का कॉन्सेप्ट है उसको आप बताने जाएंगे तो 200 शब्द कम पड़ जाएंगे और आपको 400-500 शब्द चाहिए। ऐसे लिख सकते हो, उस पर किताब लिख सकते हो। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये कह रहा है कि भाई भारत में जो नगरीय जीवन है उसमें क्या गुणवत्ता है, उसकी संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर, जो आजकल स्मार्ट सिटी बनाने का भारत सरकार का जो प्रोग्राम चला है 2016 में चला था, अभी भी चल ही रहा है। हालांकि न तो सरकार स्मार्ट हो रही है न नगर स्मार्ट हो रहा है, ये बात अलग है। तो यहां से ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना है स्मार्ट सिटी के क्या क्या तौर तरीके हैं, वर्तमान में भारतीय नगर में क्या समस्या है और उसको स्मार्ट सिटी के कौन कौन सी सुविधाओं के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो आपको देखना है कि वर्तमान में नगरों की क्या समस्या है और स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा उन नगरों की समस्याओं को कैसे डील किया जाएगा, ये सब आपको यहां बताना। 12.5 अंकों का प्रश्न है सोसाइटी के ऊपर। 12 नंबर का जो प्रश्न है वो है प्रादेशिकता का आधार क्या है। क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ है, अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया है। यानी जो क्षेत्रवाद फैल रहा है समाज में, मैं यूपी का, मैं बिहार का, मैं झारखंड का, मैं छत्तीसगढ़ का, भाई भतीजावाद भी कहीं कहीं प्रमोट होता है, लाल फीताशाही भी कहीं कहीं पनपती है और एक नेक्सस बन जाता है समाज में कि भाई राजस्थान का आदमी राजस्थान को सपोर्ट कर रहा है, बिहार का आदमी बिहार को सपोर्ट कर रहा है। योग्यता के आधार पर आगे नहीं बढ़ रहे लोग, सपोर्ट कर करके या चापलूसी या भाई भतीजावाद से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा भाई इसका आधार क्या है, क्यों क्षेत्रवाद पनप रहा है, प्रादेशिकता पनप रही है भारत में, और क्या कारण है कि कुछ क्षेत्रों का विकास हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश, राजस्थान का भी अच्छा विकास हो गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों का विकास हो ही नहीं पाया। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, रोड नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। तो इसके बीच में क्या कारण है? क्या पॉलिटिक्स है, क्या जातिवाद कारण है, पूंजी निर्माण की कमी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी है, सरकार के कार्यक्रमों में कमी है? ये सब चीजें आपको थोड़ी सी बतानी पड़ेगी। चलिए खैर, 13 नंबर का प्रश्न ज्योग्राफी के ऊपर है और 12.5 अंकों का है। वायु संहति की संकल्पना की विवेचना कीजिए, विस्तृत क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी जो क्लाइमेटोलॉजी है उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है जिसके बारे में आपको बताना है कि क्लाइमेट कैसे चेंज होता है। 14 नंबर का प्रश्न है हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है। यानी हिमालय में लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन, पहाड़ों से जो जमीन गिर जाती है नीचे रोड पे, गांव के गांव बह जाते हैं। अभी आपको पता होगा हाल ही में केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी बाढ़ और भूस्खलन की वजह से, तो इसके क्या कारण है? तो आपको पता ही होगा कि 2 प्लेटें हिमालय के आसपास टकरा रही हैं और प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला है विश्व की, और ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को तो रोकता है, लेकिन नवीन वलित पर्वतमाला वहां पर निर्मित हुई है हिमालय की जहां पर 2 प्लेटें नीचे टकरा रही है, तो ये हर साल 2-3 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। इसलिए भूमि के अंदर विचलन या फिर भूकंप की ज्यादती देखी गई है, अधिकता देखी गई है। और कैसे इस भूस्खलन को रोका जा सकता है? तो भाई आपको लिखना पड़ेगा कि जो पेड़ पौधे हैं उनको न काटा जाए, चरागाहों का निर्माण कम किया जाए, जो रोड है उसके आसपास में तारबंदी की जाए, लैंडस्लाइडिंग जहां होती है वहां पे बोर्ड लगाए जाए। कई चीजें आप ऐसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं। खैर, 15 नंबर प्रश्न, ये भी विश्व एवं भारत के भूगोल से है, 12.5 अंकों का प्रश्न है। भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा। अब भूमि और जल संसाधन का प्रबंधन करने की बात कह रहा है, ये पैदा करने की बात नहीं कह रहा है, क्योंकि आप जमीन पैदा नहीं कर सकते और ना ही जल पैदा कर सकते। जमीन जितनी है उतनी रहेगी, पानी जितना है उतना ही रहेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब डायनासोर थे उस समय भी धरती पर उतना ही पानी था जितना आज है। डायनासोर के समय का पानी आज भी धरती पर मौजूद है। यानी भूमि फिक्स है, जल फिक्स है। दिक्कत यह है कि भूमि भी सफिशिएंट है, पानी भी सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। लोग बिना घरों के रह रहे हैं, लोग प्यासे मर रहे हैं।
अब भारत में जहां 12 मासी नदियां उत्तर भारत की ओर बहती हैं और दक्षिण भारत में जो पूर्वी और पश्चिमी नदियां हैं घाटों की, चाहे वो कावेरी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, तो क्या उनको इंटरलिंक किया जा सकता है? कैसे उनका प्रबंधन किया जाएगा? और योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन आपने पढ़ी होगी तो उसमें बहुत अच्छी चीजें आई हैं कि पहले के जमाने में राजस्थान के लोग कैसे पानी को जमीन के अंदर स्टोर करके रखते थे। आज भी राजस्थान के हर घर में एक स्टोरेज मिल जाएगा आपको, बारिश के पानी को वहां पे स्टोर करके रखा जाता था। किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो गार्डन्स वगैरह है उनमें सिंचाई करने के लिए एक अलग से खड्डा खोदा जा सकता है या ऊपर टंकी बनाई जा सकती है जिसमें पानी को स्टोर किया जा सके, जो बारिश में बह के चला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। 16 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि वर्तमान संदर्भ में दक्षिण चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है। साउथ चाइना सी, वियतनाम और चाइना के बीच में जो हंगामा हो रहा था वो हंगामा धीरे धीरे अमेरिका, भारत और फ्रांस और जर्मनी तक पहुंच गया। अब कई कंपनियां हैं जो साउथ चाइना सी में काम करती है, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, और चीन कहता है साउथ चाइना सी सिर्फ हमारा है और वियतनाम के साथ हमारा पंगा है और तुम लोग आके वियतनाम के साथ एफडीआई ला रहे हो और यहाँ पे साउथ चाइना सी में आप खनन कार्य कर रहे हो, ये पूरी तरह से इलीगल है। तो साउथ चाइना सी जो है उसके बारे में आपको एक टिप्पणी लिखनी है। 12.5 अंकों का ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है, हालांकि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं। 17 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। पटना में हाल ही में बाढ़ आई थी, उससे पहले मुंबई में आ चुकी है। ये 12.5 अंकों का जो प्रश्न है ये हमें इस ओर ले जाता है कि भाई शहरों का जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे ये कुकुर मुत्तों की तरफ फैलने वाले शहर गंगा नदी के किनारे बस रहे हैं। अब गंगा नदी जहां बह रही थी, इतना एरिया चाहिए गंगा नदी को बहने के लिए, आपने उस नदी के बीच में ही घर बना लिया क्योंकि वहां सस्ता पड़ता है घर। इलीगल इंक्रोचमेंट हो सकता है, मतलब जिसका जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है, उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो एक तो ये नदियों के किनारे आप बहुत अंदर घुस गए, नदी के अंदर घुस गए तो नदी तो आपको चपेट में लेगी। अब दूसरा बात यह है कि जो शहरों का कचरा है वो आप ऐसी जगह इकट्ठे कर रहे हैं और प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं है तो वो शहरों का कचरा ब्लॉकेज कर रहा है। किसको ब्लॉक कर रहा है? ये जो आपका नाली है उसको ब्लॉक कर रहा है, गटर है उसको ब्लॉक कर रहा है। अभी पटना में बाढ़ आया था तो आपने देखा होगा कि पूरा पानी जो है गटर का, नाली का, वो पूरे रोड पे छा गया था और 15-20 दिन तक पानी बाहर ही नहीं निकला। इसका मतलब हमने नदियों को तो प्रदूषित किया ही किया, अपने आसपास के घर के गटर और नालियों को भी खराब कर दिया। हमने इतने ज्यादा बांध बना दिए इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में, सिंचाई के चक्कर में। तो हालांकि बांध तो बाढ़ को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जो नदियों का नेचुरल फ्लो है, नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, वो इससे प्रभावित होता है। भाई जैसे नेचर बढ़ता है वैसे बढ़ने देना चाहिए उसको। अगर नेचर के अंदर आप कुछ भी इम्बैलेंस करेंगे तो वो ठीक इसी प्रकार से नेचर को बीमार करेगा जिस प्रकार से आपकी बॉडी को आजकल कोरोना बीमार कर रहा है। बीमारी क्या है हमारे शरीर में? कि हमारे शरीर में जो चीज चाहिए वो या तो कम है या फिर ज्यादा है, बैलेंस नहीं है तो आदमी बीमार है। टेम्परेचर ज्यादा है, बुखार है। टेम्परेचर कम हो गया, ठंड लग रही है। विटामिन सी कम हो गया, स्कर्वी रोग हो गया। विटामिन सी ज्यादा हो गया और दिक्कत हो गई। बीपी कम है, लो बीपी, बीपी हाई है, हाई बीपी। तो कहने का मतलब हमारे शरीर में जैसे कोई चीज अधिक या कम होती है वो हमें बीमार करती है, उसी प्रकार से नेचर में कोई चीज अधिक मात्रा में हो गई, जैसे आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में कुत्ते हो गए, बहुत दिक्कत है, उनको पकड़ के नगर निगम वाला ले जाएगा। बहुत कम मात्रा में कुत्ते हो गए, इसमें भी दिक्कत है। यानी बैलेंस बना रहना चाहिए। ये बैलेंस मानव ने बिगाड़ दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति सबके आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन किसी के लालच की नहीं। आदमी लालची होता जा रहा है, 99 के फेर में पड़ा हुआ है और यही कारण है कि जिस मानव ने पूरी धरती को प्लास्टिक से ढक दिया आज वो खुद मुंह छुपा के घूम रहा है पिछले 10 महीनों से। 18 नंबर का प्रश्न, सिंधु जल संधि एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। सिंधु नदी जो है उसके और उसमें बने हुए बांधों के बीच में भारत और पाकिस्तान को लेकर बहुत वाद विवाद है। 12.5 अंकों का ये प्रश्न पूछ रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे सिंधु नदी जल से प्रभावित हो रहे हैं।
पारिस्थितिकी कैसे प्रभावित हो रही है, आर्थिक राजनीतिक निहितार्थ क्या है, ये सारी बातें आपको बतानी है करंट अफेयर से जोड़ जोड़ के, और सिंधु नदी जल समझौते को भी इसमें मेंशन करना है। 19वां प्रश्न, भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याएं और संभावनाओं को गिनाइए। यानी जो भी भारत के अंदर नदी है उनके जो वेज हैं, वाटर वेज आप जिसे कह सकते हैं, कहाँ कहाँ हैं, कौन से नंबर के हैं, उसका क्या उपयोग है और उसकी क्या संभावनाएं बन रही है। खास करके यूपी बिहार में ज्यादा मिलेंगे, मेघालय मणिपुर में ज्यादा मिलेंगे, इसके बारे में आपको बताना। 12.5 अंकों का ये भी प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है 20वां 20, भारत के सूखा प्रवण एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक है। तो पिछली बार भी हमने जल संरक्षण के बारे में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, और अभी भी जल संरक्षण का एक दूसरा प्रश्न आया है। सूखा प्रवण तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हमारे आसपास करंट अफेयर में अगर ड्राउट की बात चल रही है, सूखे की बात चल रही है, बाढ़ की बात चल रही है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। संविधान संशोधन की बात चल रही है, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। 12.5 अंक का प्रश्न यहां से आया है। चलिए अब बात करते हैं हम सिलेबस डिस्कशन की। इतना आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको जैसे बताया जीएस मेंस का पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आईएएस मेंस के लिए, और इसमें अभी तक हमने देखा है कि 2013-2016 में पैटर्न क्या रहा है, कहां से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका सोसाइटी हो या फिर फ्रीडम स्ट्रगल हो। उसके अलावा अब उसके बाद हमने देखा कि 2016 का पेपर डिटेल में डिस्कस किया, कैसे उसका आंसर लिखना था और क्यों वहां से प्रश्न पूछे गए। और अब हम बात कर रहे हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं साफ साफ जीएस पेपर 1 का सिलेबस मेंस के लिए कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। कला के रूप कौन से? चित्रकला हो गई, नृत्य कला हो गई, मंदिर स्थापत्य कला हो गई, मूर्ति स्थापत्य कला हो गई, चाहे वो गांधार शैली है, चाहे वो अजंता है, एलोरा है, ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। उसके अलावा डांसेस की बात करें तो क्लासिकल डांस में कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, सत्रिया, जो 8 प्रकार के क्लासिकल डांस है। उसके अलावा रीजनल डांसेस के बारे में भी आपको बात करनी है। वास्तुकला के बारे में आपको सिंधु घाटी सभ्यता से बात को शुरू करनी है और अंग्रेजों के जमाने पर आकर खत्म करनी है। ये सारी चीजें पढ़नी है। साहित्य के बारे में आपको वेस्टर्न साहित्य, रीजनल साहित्य, बांग्ला साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य, भोजपुरी साहित्य, इनके बारे में तो जानना ही है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल साहित्य है, जो वैदिक सभ्यता से बहुत ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता से ही भारत में ऐतिहासिक काल शुरू होता है। तो वेद किसे कहते हैं, पुराण किसे कहते हैं, ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। कौन से राइटर ने कौन सी बुक को ट्रांसलेट किया है, कब किया है, किसके काल में किया है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। कौन से विदेशी राइटर ने भारत आके किताब लिखी है, उसमें क्या है, कौन से शासक के काल में आया था और कब आया था, इसके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी। खैर, नेक्स्ट है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, व्यक्तित्व और विषय। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बताना है। उसके अलावा आपको नाना तात्या टोपे के बारे में भी बताना है। उसके अलावा स्वतंत्रता कैसे मिली, कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, कैसे एक्ट आए, कैसे चोरा चोरी कांड हुआ, कैसे गोलमेज सम्मेलन हुए, ये सारी बातें आपको बतानी है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम विभिन्न चरण बताने हैं, व्यक्ति बताने हैं, उनका योगदान बताना है। तो मुगल साम्राज्य से फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करना है, खास करके जब उसका पतन हो रहा था, और आपको आजादी तक आके उसको देखना है एक बार, और उसके बाद आपको वापस आजादी के बाद शुरू करना है। और इसके लिए आप देश का कैसे एकीकरण हुआ, हैदराबाद में क्या समस्याएं थी, जम्मू कश्मीर को हरि सिंह के द्वारा कैसे भारत में मिलाया गया, कैसे 562 देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, कौन से ऑपरेशन चलाए गए, क्या समस्या आई। विश्व के इतिहास की अगर बात करें तो 18वीं सदी के अंदर औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना है, उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ना है, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, इनके बारे में पढ़ना है। और ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में भी आती है और हिस्ट्री में भी आती है।
अब इसमें आपको कौन सी बुक लेनी है, तो जैन एंड माथुर की एक बुक आती है, जैन एवं माथुर, सबसे बेस्ट बुक है जितनी भी मैंने आज तक किताबें पढ़ी उसमें से जैन एवं माथुर की बुक। इसको लेके पढ़िए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और इस पे रिलेटेड मेरे भी वीडियो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं के ऊपर भी सिलेबस में मेंशन किया गया है, और भारत की विविधता के बारे में, क्या वो विविधता में एकता हो, चाहे वो आर्थिक विविधताएं हो, राजनीतिक विविधता हो, खान पान संबंधी सांस्कृतिक विविधताएं हो, धार्मिक विविधता हो, इनके बारे में आपको बताना है। समाज की क्या विशेषता है उसके बारे में आपको बताना है कि भाई खेती में ज्यादा समाज लगा हुआ है, समाज धर्म को ज्यादा मानता है, ये सारी चीजें आपको यहां मेंशन करनी है। महिलाओं के बारे में आपको बताना है, वैदिक काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अभी तक महिलाओं की हालत कैसे चेंज हुई, गुप्तों के समय क्या हालत थी महिलाओं की, पुरुषों मौर्यों के समय कैसी हालत थी, एलपीजी पॉलिसी या ग्लोबलाइजेशन के बाद महिलाओं की हालत में क्या सुधार हुआ, संयुक्त परिवार प्रथा की क्या समस्या है, शहरीकरण से क्या चीजें उभर के आई, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, ये सब इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पेपर 1 में भी आपका दिया हुआ है, 3rd पेपर में वापस हम इसको देखेंगे। शहरीकरण से क्या समस्याएं पैदा हुई, गांवों से पलायन कर रहे हैं लोग शहरों की ओर, और लॉकडाउन में शहरों से वापस गांवों की ओर भाग रहे हैं, ये क्या चक्कर चल रहा है, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। खैर, भारतीय समाज का भूमंडलीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो बात मैं बता ही रहा था आपको, वो सारी बातें आपको देखनी है। सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, संविधान इनके बारे में क्या कहता है, समाज इसके बारे में क्या कहता है, सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी, और करंट अफेयर, सुप्रीम कोर्ट और संविधान के कुछ मुद्दे इसमें शामिल करते हुए आपको एनालाइज करना पड़ेगा। विश्व के भौतिक भूगोल की क्या विशेषताएं हैं, कहां पे ज्वालामुखी हैं, कहां पे भूकंप ज्यादा आते हैं, कहां पे नेचुरल हैबिटेट ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके अलावा कहां पे क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, विश्व के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आपको जानना है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर को हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी फर्स्ट पेपर में मेंशन किया हुआ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से जुड़ जाता है, ज्योग्राफी हिस्ट्री से जुड़ जाता है। कई बच्चे जब मैं क्लास लेता हूं तो बोलते हैं सर आप जितना सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ा लेते हैं उतने बहुत सारे लोग नहीं पढ़ा पाते। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो अच्छे से पढ़ा नहीं है वो अच्छे से पढ़ा नहीं सकता। और जब आप कल्चर के बारे में बात करते हैं तो उस कल्चर की जड़ें, चाहे वो किसी भी देश और समाज का कल्चर हो, कहीं न कहीं क्लाइमेट से जुड़ी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुसलमान कहां पैदा हुए, कहां पे धर्म पनपा, तो अरब प्रदेश में पनपा। अरब प्रदेश में क्या है, धूल भरी आंधी चलती है, तो धूल भरी आंधी से बचने के लिए बुर्का पहनना शुरू कर दिया। फल फूल सब्जी नहीं होते तो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं मुस्लिम लोग, क्योंकि उनका जन्म ही उस तरफ हुआ है, तो वो धर्म में कहीं न कहीं आ गया। ऐसा आपको समझना पड़ेगा चीजों को। प्राइमरी सेक्टर से भारत सीधे टर्सरी सेक्टर में प्रवेश कर गया। प्राइमरी यानी कृषि पशुपालन, सेकेंडरी यानी उद्योग, और टर्सरी यानी सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जीडीपी में सबसे ज्यादा परसेंटेज है। हालांकि लोग सबसे ज्यादा आज भी कृषि और प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए। कारण क्या है, ये सब भी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके अलावा लास्ट है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें, वनस्पति, बायोडायवर्सिटी, ये सारे प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सिलेबस, पेपर, एनालाइज, ये सारी चीजें हमने अभी देखी। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करें तो एनसीईआरटी के अलावा अच्छे टीचर जो भी मिल जाए उनके वीडियोस देखते हैं आपको। और अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं और अनअकैडमी पे रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो त्रिवेदी 1 मेरा कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं और मेरे गाइडेंस में रह के अच्छे से तैयारी करते हुए अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।